नमस्कार साथियों, जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पॉलिटी की सीरीज देख रहे थे, अभी एग्जाम आपके सामने है और जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो तमाम चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखिएगा, मेजर चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जिसको हम देख लिए थे और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखोगे आते ही आते हैं। और जो आज देखने वाले चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। 395 अनुच्छेद है। इसका ये मतलब नहीं है कि 395 आर्टिकल्स हमको हर एक आर्टिकल रटना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारे आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। और मानिए कुछ आर्टिकल आउट ऑफ बॉक्स आ गए हैं तो उसको आप स्किप कर देना। यदि आउट ऑफ बॉक्स हैं उस पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, दूसरा चैप्टर पे उतना दिमाग लगा लें, वो ज़्यादा बेनिफिट्स करेगा आपको। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम क्या करना है, आउटपुट लगाना है, मैक्सिमम मिनिमम इनपुट लगाना है और मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना, ये निकल के आना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते हो, रट्टाबाजी करते रहते हो, इससे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने से पहले आपको पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और जैसे अभी हाल ही में देखोगे डीएसओ का एग्जाम हुआ है और तमाम एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, तो सबके क्वेश्चन पेपर देखिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किन किन चैप्टर को हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। और आर्टिकल्स सिर्फ हम रटेंगे नहीं, आर्टिकल्स को हम समझेंगे कंसेप्ट के साथ। यदि आप पहले बोले ना कि रट्टाबाजी करते हो तो आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, और वही आर्टिकल को समझ विकसित करके पढ़ते हो तो आसान हो जाता है। इंटरलिंकिंग करके पढ़ो। कहां से हम लिंक करके पढ़ें कि कंसेप्ट बिल्डअप होते चला जाए। हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आप बताओ, राज्यों से मिलके ही तो भारत बना है। बना है या नहीं बना है? यदि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तब क्लासरूम है, या फिर ऐसे ही क्लासरूम है। यदि आप लोग नहीं रहोगे तो किसको पढ़ाएंगे? दीवार को पढ़ाएंगे या सिर्फ बोर्ड पे इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे? आप हैं तभी क्लासरूम चलेगी, ठीक है। पहला आर्टिकल है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ है। अब सेकंड में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, राज्यों के निर्माण, राज्यों के निर्माण की बात की गई है या स्थापना की बात की गई है? निर्माण या स्थापना का जिक्र किया गया है। और निर्माण और स्थापना मतलब एस्टेब्लिश्ड की बात की गई है। और ये बाहरी क्षेत्र, ठीक है ना, बाहरी क्षेत्र, आउटसाइड टेरिटरी की बात कही गई है। अब मानो कोई दूसरा देश है, ठीक है ना, अब उसके सीमावर्ती क्षेत्र को भारत में शामिल करना है, ठीक है, वहां अलग राज्य बनाना है, तो इसका जिक्र किस आर्टिकल में होगा? तो इसका जिक्र आर्टिकल 2 में किया जाएगा। इसका जिक्र आर्टिकल किसमें किया जाएगा? 2 में। अब आते हैं आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 आप लोग देखोगे, आर्टिकल 3 में क्या है, किसी राज्य के नाम निर्माण का जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में किया गया है। इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल तेलंगाना। तेलंगाना कब हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 2014 में। तो 2014 में किस आर्टिकल में इसका जिक्र होगा? आर्टिकल 3 में इसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। या नया नाम किसी का रखना है तो ठीक है, किसमें जिक्र किया जाएगा? आर्टिकल 3 में। ये बाहरी क्षेत्र के लिए था। और आर्टिकल 3 जो है ये भारत के अंदर के क्षेत्र की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहा है। तो 3 में भारत के अंदर के क्षेत्र का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिए कि तेलंगाना अलग हुआ, फिर देखोगे अस्तित्व में बिहार कब आया था? 2000 में। तो इससे भी कट के देखोगे बंगाल अलग हुए थे, उड़ीसा अलग हुए थे। ये सब किस में आ जाएगा? आर्टिकल 3 में आ जाएगा। और आर्टिकल 4 में देखोगे तो 2 और 3 से रिलेटेड जिक्र आर्टिकल 4 में किया गया है। तो चीजों को समझ के पढ़ो, सिर्फ रटोगे तो याद
नहीं होगा। तो कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल। ऐसा नहीं है कि 395 में 395 आर्टिकल पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसी को हम लोग देखेंगे और उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तब जाके आपको याद होगी। सिर्फ रटोगे तो रटते रह जाओगे, पता चलेगा कि रट्टाबाजी करते रह गए, ना तो याद हुआ ना तो एग्जाम में क्वेश्चन बने। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, देखोगे कि क्या आता है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता का बात देखोगे 5 से 11, इसको हम सिटीजनशिप चैप्टर के साथ देखेंगे। नागरिकता चैप्टर है उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे अमूमन देखोगे पीटी में क्वेश्चन आता है नागरिकता का जिक्र किससे किस आर्टिकल के बीच है, तो 5 से 11 आर्टिकल के बीच किसका जिक्र है, नागरिकता का। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम 2 चैप्टर मेजर चैप्टर पढ़ाने के बाद इसको स्टार्ट किए, वह था हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो पार्ट 3 में 12 से 35 देखोगे फंडामेंटल राइट्स आता है और इसके हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और हर एक आर्टिकल को हम लोग बखूबी देखे थे, अच्छे तरीके से देखे थे, एक एक चीजों को समझे थे। इस पे क्लास ली गई है, जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और डीपीएसपी भी देखे थे हम लोग 36 से 51 और पार्ट 4 में इसका जिक्र है। और देखोगे फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, तो ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और डीपीएसपी हमारा कहां से लिया गया, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये दोनों चैप्टर देखने के बाद आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी देखोगे जो हमारे मूल संविधान थे ना, जिस टाइम हमारे 395 आर्टिकल थे, यही थे ना 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट। बाद में इसमें 3 ऐड हो गया, इसमें 4 ऐड हो गया और अभी वर्तमान में देखोगे 470 प्लस आर्टिकल है। तो हमारे जो मूल संविधान में थे वह उसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था। उसमें क्या था, मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था। और किस अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया, 42वां 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में पार्ट 4A को भी जोड़ा गया और आर्टिकल 51A को भी जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीजों को जोड़ा गया। और वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाए तो कितने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ऐसे हम बता देते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे वो भी बाद में जोड़ा गया। वो भी जो जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट 2002 है ना, 2002 शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार देखोगे तो आपका जिक्र फंडामेंटल राइट्स में भी मिलता है 21A में, और आपको डीपीएसपी में भी मिलता है और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलता है। तो तीनों जगह जो एक ही संशोधन से जोड़ा गया और वो संशोधन थे 86वां संविधान संशोधन 2002। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स 52, अनुच्छेद 52। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहोगे सर ये आर्टिकल नहीं बताए, वो आर्टिकल नहीं बताए, नाम ही है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यदि हम कह देंगे कि जाओ हम लिस्ट दे देते हैं 395 आर्टिकल पढ़ लो, तो जाके पढ़ लो। फिर यदि आपको पीएचडी करना है, तो यदि एग्जाम निकालना है तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जाओ। यदि 1-2 आर्टिकल्स इधर उधर से आ गए तो स्किप कर दो। कितने कट ऑफ जा रहे हैं, 150 में 91 के आसपास कट ऑफ जा रहे हैं। हर चीज पे आप पीएचडी करने लगोगे तो आपका एग्जाम निकलने से रहा। तो इंपॉर्टेंट चीजों को देखें और सही तरीके से पढ़ें। अनुच्छेद 52 आप लोग देखोगे, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का पद का उल्लेख, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये किसमें जिक्र किया गया है, 52 में किया गया। अब
जब प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट तो हो गया, बस ऐसे ही प्रेसिडेंट बन गए कि उसके कुछ कार्य और शक्ति भी होंगे ना, वर्क भी होंगे, और वर्क जब होंगे तो उनके साथ कुछ पावर भी मिले होंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति की बात कही गई है, वर्क एंड पावर की बात कही गई है, किसमें, अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 54 देखोगे, निर्वाचन संबंधी जानकारी, एक निर्वाचन की रीति होती है, ठीक है ना, इलेक्शन की रीति होती है, वो आर्टिकल्स 55 में है, और इसमें निर्वाचन संबंधित जानकारी मिलती है। अब जानो, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन के द्वारा आता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और जब प्रेसिडेंट हम पढ़ाएंगे या बेसिक चीजें जब हम बताए थे तो उसमें बताए भी थे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वह राजा बनेगा। यानी भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट चाहे डायरेक्ट रूप से आए चाहे इनडायरेक्ट रूप से आए, वह चुनकर आएगा। लेकिन वर्तमान में देखोगे, प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो भारत का राष्ट्रपति कैसे आता है, इनडायरेक्ट चुनाव से आता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है, राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट चुनाव का ही चयन क्यों किया गया। अब बताओ कि राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनकर आते हैं, जनता के माध्यम से आते, तो हो सकता था मोदी जी के साथ कहीं WWE ना हो जाता प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। तो इस वजह से सोचा गया है कि भैया राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो वह इनडायरेक्ट रूप से हो, ना कि डायरेक्ट रूप से। यदि आप चुन के आते तो मोदी जी को बोला जाता या आप साइड हटो, जनता हमें भी चुन के लाई है, हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो आपस में ही दोनों टकरा जाते, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता। इस वजह से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से होगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बेस्ड पर होगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब 52 में देखे थे राष्ट्रपति होगा, 53 में उसके कुछ कार्य एवं शक्तियां होंगे, 54 में निर्वाचन से संबंधित जाने। अब आते हैं 61, ऐसे अमूमन देखोगे 52 टू 61 राष्ट्रपति का जिक्र मिलता है। अब 61 में देखोगे तो भैया राष्ट्रपति कुछ गलतियां करेंगे तो उनको हटाने का भी प्रावधान होना चाहिए। तो 61 में इम्पीचमेंट की बात कही गई, भैया आप गलती करोगे तो आपको हटा भी दिया जाएगा, उसके लिए आप पे महाभियोग चलाया जाएगा, और उसका जो जिक्र मिलता है आर्टिकल 61 में मिलता है, ठीक है। अब देखोगे अनुच्छेद 72, ठीक है, इससे संबंधित कुछ और आर्टिकल है, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 72 पार्डन, ठीक है ना, क्षमादान की बात कही गई है। अब राष्ट्रपति क्षमादान की भी शक्ति प्राप्त है, इन्हें आपको पता होगा, और क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ओरली है ये बात या रिटेन है। ओरली तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि मौखिक जाके उनके पैर में लटक जाओ, भैया अब उनके भी आंख में आंसू आ जाएंगे, नहीं नहीं ठीक है क्षमा ही कर देते हैं। तो यदि क्षमादान की शक्ति प्राप्त है लेकिन वो आपको रिटेन फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है ना, रिटेन फॉर्म में दोगे तभी जाके वो उस पर निर्णय लेंगे कि इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आपको जाके सामने से नहीं बोलना है कि हमें क्षमा कर दीजिए। और क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है उससे जो रिलेटेड आर्टिकल हैं वह कौन से आर्टिकल हैं, 72, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 85, लोकसभा का विघटन, डिक्लाइनेशन ऑफ लोकसभा, डिक्लाइनेशन ऑफ लोकसभा, डिक्लाइन की बात की जा रही है, किसका, लोकसभा की बात कही जा रही है। और प्रधानमंत्री के सहायता से कौन इसको खत्म करेंगे, कौन विघटन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सहायता से। अब आर्टिकल 123, ठीक है, 123 में किसका जिक्र है, ऑर्डिनेंस का जिक्र है। 123 में किसका जिक्र है, ऑर्डिनेंस का, यानी अध्यादेश की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश की बात कही गई है, अध्यादेश की शक्ति। अब यहां समझो 123, ठीक है। अब मानो पार्लियामेंट का जिक्र किसमें, 79 में, और पार्लियामेंट के कितने अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट में देखोगे 79 में किसका जिक्र है? पार्लियामेंट, इधर प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, यही है ना। अब मानो कि अध्यादेश का मतलब होता है कि भैया कोई कानून पास करना है। अब कोई कानून पास करना है और सत्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन अर्जेंट में कोई कानून पास करना है। तीनों मिलके कानून बनाते हैं, ये आपको पता होगा, लॉ तीनों मिलके बनाते हैं। अब लोकसभा यदि राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति 1 2 3 जो पढ़े थे, तीनों की शक्ति अकेले यूज करके उस कानून को पास कर देता है। इसे हम अध्यादेश की शक्ति बोलते हैं। 1 2 3। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 143। 143 में किसका जिक्र है? यहां आप देखोगे 143 में किसका जिक्र है? यदि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह की जरूरत होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब यहां एक चीज समझो, राष्ट्रपति जो है वो कानून का विद्वान तो नहीं है, बहुत बड़ा तो कानूनी ज्ञान उनको नहीं है, तो भैया वो सलाह लेंगे क्या गलत है क्या सही है। तो 143 में क्या है? किससे सलाह लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है? सलाह देने के लिए ना तो बाध्य है, और राष्ट्रपति भी सलाह लेने के लिए, मानिए वो सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उनका मन होगा तो उस चीज को फॉलो करेंगे, मन नहीं होगा तो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। और इसका जिक्र किया गया है 143 में कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो किसे ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं 63। ठीक है ना, 63 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड देख रहे हैं। अब यहां बोला गया है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किसमें किया गया है? 63 में। और 64 में कहा गया है क्या क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। आपको पता होगा वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। ठीक है ना, उनको किसके लिए मिलता है? राज्यसभा में जो पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, उनके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 74। 74 में क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और 74 में कहा गया है राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की जरूरत होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसकी जरूरत होगी? एक मंत्री परिषद की जरूरत होगी। ये आर्टिकल 74 में बोला गया है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे। इसी मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे? पीएम होंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का जिक्र। 80 से पहले 79 भी आप लोग याद कर सकते हैं, जिसमें संसद का जिक्र है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, क्योंकि 80 राज्यसभा आपको पता है अपर हाउसेज कहते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउसेज कहते हैं, और लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस क्रम में आप लोग याद रखिए 79 पार्लियामेंट है ना, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा तो आप लोग अच्छे से याद कर पाओगे। तो चीजों को रिलेट करके पाओ, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और जवानी में तनाव तो आना ही नहीं चाहिए। तो रिलैक्स होके पढ़िए, मजे मजे में पढ़िए। उम्मीद है कि हर एक आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे।
ठीक है। तो 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 81 में किसका जिक्र किया गया है, लोकसभा का जिक्र किया गया। आप लोग से कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, और कब वह संविधान संशोधन हुआ, फिर वापस कब किया गया था 6 से 5। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100, ठीक है। अब मानो लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और वह 50-50 हो जाए तो निर्णायक मत कौन देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष देंगे। कौन देंगे निर्णायक मत, लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक वोट देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से और पूछ रहे हैं कि बताइए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। लोग अब बता ही दे रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कोई नहीं दिलाता है, वह स्वयं ओथ लेते हैं, स्वयं शपथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गलत मत करिएगा, छोटी छोटी चीजें कभी कभी गलत तो हो जाती है और आपके 1 मार्क्स यहीं से चले जाएंगे, तो ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। अनुच्छेद 100 समझ गए, 100 और 100 से निकाल लीजिए 50-50। यदि उसी में 50-50 कर लेंगे, यदि कोई भी वहां पे चल रहा है वोटिंग तो उसमें 50-50 हो जाए तो उसमें निर्णायक मत कौन देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष देंगे, और जिधर वोट देंगे वो चीजें आगे हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट से एक आर्टिकल और याद कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मुद्दा में है, देख सकते हैं अभी रिजाइन किए हैं। 66 आर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 66 है ना, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल्स भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 105, आर्टिकल 105, संसद को, अब संसद का क्या है, विशेष अधिकार है, संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। और ये कंसेप्ट कहां से लिया गया ये बताइए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ब्रिटेन से ये कंसेप्ट लिया गया है। और आप देखोगे ना कि इतना जो बदतमीजी से लोग बात कर लेते हैं संसद के अंदर, तो यही विशेष अधिकार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। गाली गलौज सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, बस मारपीट नहीं करते हैं, बाद बाकी सब कुछ तो हो ही जाता है, आप लोग सुनते होंगे तो देखते ही होंगे। तो यही संसद का क्या है, विशेष अधिकार प्राप्त है। और किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, 105 में। यदि आप संसद हैं तभी ये सब छूट है, और जब सदन के अंदर बैठे हुए हैं तभी ये सब छूट है, ठीक है ना। तो 105 में इसका जिक्र किया गया है। अब देखोगे अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन की बात कही गई है, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठक करते हैं, इसी को तो ज्वाइंट सेशन बोला जाता है, कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, साथ में बैठक करते हैं। आप कहोगे ज्वाइंट सेशन सर बुलाता कौन है, तो कहेंगे ज्वाइंट सेशन बुलाता है प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा प्रेसिडेंट और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा के क्या है चेयरमैन नहीं करेंगे, पदेन अध्यक्ष नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा बुलाने का काम प्रेसिडेंट का है और अध्यक्षता करने का काम किसका है, तो अध्यक्षता करने का काम है लोकसभा के अध्यक्ष का। तो 108 याद रखिएगा, ठीक है। अब 110 धन विधेयक, मनी बिल। अब मनी बिल देखेंगे क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो मनी बिल कौन पास करेगा, लोकसभा में। और यदि राज्यसभा में जाएगा तो आपको पता है 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है, इस पे लोकसभा ही पास करेगा, ठीक है ना, मनी बिल। और इसका जिक्र किसमें किया गया है, 110 में। और 112 में है बजट का प्रावधान, ठीक है, बजट का प्रावधान, बजट उजट जो पेश करते हैं उसका प्रावधान किसमें, 112 में। और अनुच्छेद 116 में
लेखा अनुदान जिन्हें बजट में नहीं रखा गया है अथवा अलग से कुछ लाकर संसद में पेश किया जाता है उसे लेखानुदान कहते हैं और इसका जिक्र 116 में है। और आर्टिकल 117 में देखिएगा फिनेंशियल विधेयक, ठीक है ना, फिनेंशियल बिल का जिक्र है, फिनेंशियल बिल का जिक्र है अनुच्छेद 117 में, ठीक है। यहां तक आप लोगों को याद हो गया होगा। और आर्टिकल 124 में देखोगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। भारत में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हम पढ़ाए थे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी। आप लोग आंसर करिए। तो पॉलिटी है तो इतिहास को भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें। 1774 बताए थे, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके जो पहले सीजीआई थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे। पहले जो सीजीआई थे उसके कौन थे, एलिजा एम्पे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे 137, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 137, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है। अभी आपके डीएसओ के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों लागू करता है, दोनों जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकते, वहां दिया था सभी न्यायालय, सभी न्यायालय नहीं करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन देखोगे 137 में इसका जिक्र है। और हम लोग जब बेसिक चीज पढ़े थे रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम जब रिलेट करके बताए थे क्या फर्क है दोनों में, तो वहां हम इस चीज का बखूबी जिक्र किए थे। एग्जाम्पल देके हम लोग एक चीज को देखे थे और इस पे गहन अध्ययन किए थे। तो 137 में किसका जिक्र है, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब अनुच्छेद 143 फिर से 143 ये हम जिक्र कर चुके हैं, फिर वही यहाँ पे आ गया है फिर से, तो हम लोग इसको पढ़ लिए। अब आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में कहा गया है महान्यायवादी के पद का वर्णन, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो हम ऐसे आंसर बता देते हैं, आर के वेंकट रमनी, यही है ना। और इससे पहले कौन थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो महान्यायवादी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अटॉर्नी जनरल से। आपको पता होगा कि संसद के मतलब वहां पे संसद में सब भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो अटॉर्नी जनरल का जो जिक्र है किसमें है, 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है। अब आते हैं 148, कैग के पद का वर्णन, ठीक है। कैग के पद का वर्णन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप लोग पढ़े होंगे 148 से 151, 148 से 151 इसका जिक्र मिलता है कैग का। और ये काफी महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। जितने भी घोटाले का उजागर देखोगे कौन करता है, कैग ही करता है। 2G घोटाला, सत्यम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिसका उजागर कैग के द्वारा ही किया गया। और इसके जो आर्टिकल है 148 हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल्स 152, राज्यपाल की परिभाषा। यहाँ पे गवर्नर का डिफिनीशन दिया गया है किस आर्टिकल में, 152 में। अब देखोगे प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, यदि ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो दोनों की चीजें लगभग ऑलमोस्ट चीजें मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि चीजों को रिलेट करके पढ़ो। तो 152 में देखोगे राज्यपाल की परिभाषा दी गई थी और 52 से 61 तक किसका जिक्र है, प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ भी क्या है, राज्यपाल की परिभाषा की बात कही गई है। और अनुच्छेद
53 में होगा, लिखा हुआ है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। तो भैया राज्यपाल राज्यों के लिए होगा ना, तो ये कॉमन सेंस है। चलिए इसे इसका जो जिक्र है 153 में है, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 में जो बात कही गई है, राज्यपाल की शक्ति का जिक्र किया गया है, उसके पावर का जिक्र किया गया है। किनके? राज्यपाल के पावर का जिक्र किया गया है। कोई पोस्ट दिए जाएंगे तो उनके कुछ ना कुछ पावर तो होंगे ना, तो ही पावर का जिक्र 154 में किया गया है। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 161 में इनके पास भी क्षमादान की शक्ति है। और प्रेसिडेंट का जो क्षमादान की शक्ति था वह था 72 में। और अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 में क्या है? राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो कि क्या है? राज्यपाल की सहायता करेगा। यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है, वो होंगे और किसकी सहायता करेंगे? राज्यपाल की सहायता करेंगे। जैसे आप लोग 74 में पढ़े थे, क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो किसकी सहायता करेगा? प्रेसिडेंट की सहायता करेगा। वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसी तरीके से यहां देखोगे राज्यों के लिए एक मंत्री परिषद होगा और किसकी सहायता करेगा? राज्यपाल की सहायता करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। एक होता है निर्वाचन, एक होता है, ठीक है, नियुक्ति। अब बताओ मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी या निर्वाचन होगा? नियुक्ति होगी, निर्वाचन नहीं होगा। निर्वाचन किसका होता है? संसद का होता है। निर्वाचन किसका होता है? विधायक का होता है। मुख्यमंत्री तो अपॉइंट किए जाते हैं ना, प्रधानमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। आप ये कहते हो कि हम प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं, आप लोकसभा में वोट करते हो और उससे क्या बनते हैं? संसद। फिर जो मेजोरिटी में रहता है वह सब मिलके अपने एक हेड चुनते हैं जिसे हम पीएम कहते हैं। और यहाँ पे जब स्टेट की बात करोगे तो जब विधानमंडल, आप लोग सुने होंगे विधानमंडल में, उसमें एक देखोगे कौन हेड होता है? विधायक। हेड नहीं होता, हेड तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन आप वोट किसको देते हो? आप वोट देते हो विधानसभा में। और विधानसभा से क्या बनते हैं? विधायक निकल कर आते हैं और विधायक अपने मिलकर एक जो स्पेशल हेड को चुनते हैं उसे हम सीएम कहते हैं, ठीक है। तो 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 में किसका जिक्र किया गया है? महाअधिवक्ता। और वर्तमान में कौन है? पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही। ये पूर्व में देखोगे तो ये बिहार गवर्नमेंट में मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं पीके शाही, ठीक है। अभी देखोगे जहां बात की थी 76 में, 76 में अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को सलाह देता है, उसी तरीके से राज्य सरकार को भी सलाह देने के लिए किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ेगी। तो जो जरूरत पड़ेगी उसी में किसका जिक्र है? महाधिवक्ता का। और किस आर्टिकल में आता है? 165 में इसका जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 168 में देखोगे विधानमंडल का जिक्र किया गया है। किसमें? 168 में। और 169 में देखोगे, 169 में किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है या हटाना या घटाना है, इसका जो जिक्र किया गया है, इसका जो जिक्र किया गया 169 में, ठीक है। और विधानसभा की संरचना की बात की गई है 170 में। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इतने आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, इतने आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 171 में देखोगे विधान परिषद की संरचना कही गई है। अब देखोगे जब राज्यों की बात करोगे तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट माना जाता है विधान सभा, ठीक है ना, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद मात्र अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। आप उंगली पे याद करो, आप थोड़ा रिलेट करके पढ़ो। बिहार यूपी भाई भाई, बिहार यूपी भाई भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। फिर आप चलोगे
महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों आपस में सटे हुए क्षेत्र हैं, तो वहां विधान परिषद है। फिर आप बात करोगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, वहां भी विधान परिषद है। यानी हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 171 में विधान परिषद की संरचनाएं का जिक्र है। अब अनुच्छेद 214 में देखोगे राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। पटना हाईकोर्ट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब गठित किया गया था पटना हाईकोर्ट? ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 1916 में पटना हाईकोर्ट बना था। ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई, और आर्टिकल 216 में हाईकोर्ट ऐसी कृति का गठन किया गया, इसे परामर्श संसद देता है। ठीक है ना, किसमें जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 216 में किसका जिक्र किया गया है? राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है, यहाँ सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। प्रोविजन हैज बी मेड फॉर स्टेट। ठीक है, राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। अब 216 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन क्या है, उसका जो परमिशन देगा, परमिशन कौन देता है? हाईकोर्ट के गठन का परमिशन देगा संसद। और वर्तमान में इंडिया में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। ठीक है, और लेटेस्ट हाईकोर्ट कहां बना है, इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। अब 226 देखते हैं। ठीक है ना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो हम बताए थे 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 के तहत आप लोग कहां जा सकते हैं? 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 231 अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो आपको पता होगा बहुत ऐसे हाईकोर्ट है, वहाँ 2 राज्यों का मतलब है ना सुनवाई होती है, या 3 राज्यों की सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य अभी भी हैं, क्योंकि आप देखोगे मात्र 25 जगह ही क्या है? हाई कोर्ट है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। ठीक है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाएंगे। आपको बताए थे एक होता है सेंटर लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंक्रीट लिस्ट। तो इसमें जो है कुछ विशेष प्रावधान के लिए राज्य सूची का जो है उस पे क्या है? सेंटर नियम और कानून बना सकती हैं। ऐसे आप लोग आमूमन सुने होंगे, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएंगे, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएंगे, कंक्रीट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, इस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 249 में है, आर्टिकल 249 में है। अब 262 देखोगे, नदी जल विवाद। आप देखोगे ना, कावेरी है ना, नदी जल विवाद चल रहा है और बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं। तो इसका जो जिक्र किया गया है वह क्या है? 262 में। अब मानो नदी जल विवाद हो रहा है, और अगला जो आर्टिकल है 263 अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही जा रही है। इंटर स्टेट काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री आएंगे, सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसके जो हेड होंगे प्रधानमंत्री, वही अध्यक्षता करेंगे, और सभी मुख्यमंत्री चुपचाप उस चीज को सुनेंगे। तो यहाँ विवाद हो रहा है, विवाद के बाद सभी मुख्यमंत्री को बुलाया गया और उस पर प्रधानमंत्री अपने राय विचार
देते हैं, ठीक है। इसका जिक्र 263 ये हम रिलेट करके बताए याद करने के लिए, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल में देखोगे उसके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और सभी मुख्यमंत्री उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। अब आर्टिकल 266 में देखोगे संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड की बात कही जा रही है। केंद्र के राजस्व को यहाँ रखा जाता है किसमें, कंसोलिडेटेड फंड में। और आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड की बात कही जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 280 आर्टिकल्स 280 280 वित्त आयोग का गठन, ठीक है। वित्त आयोग का गठन, फाइनेंशियल कमीशन का गठन। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, अभी उसके अध्यक्ष कौन है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 15वां का नाम हम बता रहे हैं और 16वां जो है उसका नाम आप लोग बताइए। 15वां कौन थे, NK सिंह। 16वां का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 है ना, 312 इसमें किसका जिक्र है, अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा किसको बोलते हैं आपको पता होगा, एक होता है IS, एक होता है IPS, एक होता है IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये विदेश सेवा नहीं होगा, फॉरेस्ट सर्विस होगा, भारतीय वन सेवा। तो IFS जब फॉरेस्ट सर्विस आएगा तो उसको टिक मत मारिएगा क्योंकि वो अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है। IS IPS IFS ठीक, IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, जो दोहरी रणनीति में काम करें, यानी केंद्र से चुनकर आए और राज्यों में अपना योगदान दें। तो जो विदेश सेवा होता है, केंद्र से चुनकर आते हैं, राज्यों में योगदान थोड़ी देते हो, तो विदेश चले जाते हैं तो अखिल भारतीय सेवा में नहीं आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे 312 में अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किया गया है, जिसमें IS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका जिक्र किया गया है अखिल भारतीय सेवा में, ठीक है। अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है, ठीक है। UPSC का जिक्र किसमें मिलता है, 315 में। और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहने वाला है मेंस के लिए भी, PT के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आर्टिकल याद रखिएगा, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 324, ठीक है, निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। और 330 में देखोगे लोकसभा में SC ST के लिए पद का आरक्षण, SC ST के लिए पद का आरक्षण। 331 में एंग्लो इंडियन का जिक्र था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कौन से अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन को हटाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटाया गया, ठीक है। और आर्टिकल 332 में जिक्र है विधानसभा में ST SC के लिए सीटों का आरक्षण। 330 में लोकसभा का जिक्र किया गया और 332 में विधानसभा का जिक्र किया गया। इसमें भी जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसे एक ही संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह से हटाया गया। और आर्टिकल 340 में देखोगे तो OBC आयोग का गठन किया गया। और आर्टिकल 343 में देखोगे तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, मतलब स्क्रिप्ट जो है देवनागरी और लैंग्वेज जो है हिंदी, ठीक है ना, इसका जिक्र किसमें किया गया, 343 में किया गया है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 352, इसमें जो बात कही गई है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बताओ भारत में अभी तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए। 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है और 356 में
राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल का जिक्र है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, ठीक है। और जब लगाया गया है तो उस टाइम क्या है, प्रेसिडेंट कौन थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसका आंसर आप लोग कीजिए कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का जिक्र है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। और सुखद स्थिति यह है कि भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। और अनुच्छेद आर्टिकल 368 में देखोगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, वो किस आर्टिकल में है, 368 में। 368 में किससे जिक्र है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो लिया गया, अमेंडमेंट शब्द जो लिया गया, संशोधन की प्रक्रिया का जो चयन किया गया, किस देशों से लिया गया, तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और किस आर्टिकल में, 368 में, ठीक है। तो यहां से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हम सारे आर्टिकल्स को देख लिए, और जो कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या जो न्यूज में चल रहे हैं कुछ मुद्दे, उससे संबंधित आर्टिकल्स आएंगे तो हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। यदि इतना आर्टिकल आप लोग कर लिए तो आप समझो कि एग्जाम में यदि 10 आर्टिकल से क्वेश्चन, 5 आर्टिकल से क्वेश्चन, 6 आर्टिकल, जितने भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इसके ऊपर हमें पीएचडी नहीं करना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है और एग्जाम निकालना है। आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, ना कि पीएचडी करने से मतलब होना चाहिए। पढ़ने के लिए अथाह सागर है, आप उसमें क्या पढ़ते हैं क्या छोड़ते हैं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हर चीज को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये पता होना चाहिए क्या हमें छोड़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।